जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2021 वर्सेस जून 22 का जो प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर है वो आज हम सॉल्व कराने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ देखिए, आप सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के साथ आपने अपने आप को चेक करना है कि क्या क्वेश्चन हमें आ रहा है और प्रीवियस की जो हमने इससे पहले आपको 2023 के 22 के जो भी सॉल्व करवाए हैं पेपर, उस पेपर से इस पेपर में क्या अंतर आपको दिखता है, पैटर्न में क्या बदलाव है, किस टॉपिक से क्वेश्चन 10 यूनिट में कौन से टॉपिक से फ्रिक्वेंट क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप पेपर में बने रहिएगा सॉल्व करते समय, और व्याख्या को भी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे प्रकाशन की दृष्टि से अज्ञेय जी के बारे में पूछा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जो अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। सागर मुद्रा, नदी की बांक पर छाया, आंगन के पार द्वार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। तो इन रचनाओं में से हमें इनके अज्ञेय जी का जो सही अनुक्रम है, यानी कौन सी रचना इन्होंने पहले लिखा, कौन सी बाद में लिखा, ये क्रम देख के यहाँ पे इसका उत्तर हमें देना है। तो रचना में देखें तो आंगन का पार द्वार जो है 1961 है, सन 1961 में आंगन के पार द्वार। सागर मुद्रा 1970 ईस्वी, सागर मुद्रा। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 ईस्वी। नदी की बांक पर छाया 1981 ईस्वी। तो यहाँ पे ये जो रचना प्रकाशन वर्ष क्रम से दिया है, आंगन के पार द्वार 1961, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, नदी की बांक पर छाया 1981। छायावाद के बारे में सही कथन क्या है। छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था, यानी जो छायावाद आया है आधुनिक काल में, कहा जा रहा है कि जो छायावाद है उसमें रीतिवाद का विरोध नहीं था। यानी रीतिवाद मतलब कि रीति काल में भी आप देखते हैं श्रृंगारिकता, हाव भाव, प्रेम, ये सभी चीजें हैं। और छायावाद जो रोमानियत का दौर था, क्या छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध था या नहीं था। रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है, वहां तक तो रहस्यवाद के तहत रहा है। मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ है। तो इसमें बताना है दो चीजें कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी और डी सही है, क्योंकि छायावाद में आपने देखा होगा कि जैसे महादेवी वर्मा का या किसी भी जो है स्तंभकार में आप देखें, चाहे प्रसाद का ही है, जो भी चीजें इन्होंने अभिव्यक्त किया आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति में कहीं ना कहीं एक आवरण है, तो उसे हम रहस्यवाद में डाल देते हैं। जो चीजें आपको प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, उनका जो भावानुभूति होती है, तो उसको छायावाद के बारे में यही कहा जाता है कि जहाँ तक है छायावाद आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है, वहां तक तो रहस्यवाद के अंतर ही वो आता है। यानी जहाँ पे वो आध्यात्मिक प्रेम जहाँ तक लेकर चला है, वहां तक तो रहस्यवाद के तहत आता है। तथा मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। तो क्या तुम इतना भी नहीं जानते, ये जो संवाद है गोदान में, तो गोदान में ये संवाद किसके किसके बीच में हुआ है। ये संवाद हुआ है मालती और मेहता के बीच में। कहती है मालती जो है मेहता से कहती है कि क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण बना देता है, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। ये संवाद गोदान उपन्यास के पात्र मालती और भक्त मेहता के मध्य हुआ है। गोदान 1936 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। उस उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्रों में है होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, दाता दीन, गोविंदी, खन्ना, राय साहब। मानस का हंस जो उपन्यास है उसमें क्या वर्णित है। मानस के हंस में राम और काम का द्वंद, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति, काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। तो जो मानस का हंस उपन्यास है, इसमें क्या चीज दिखता है। इसमें है राम और काम का द्वंद, राम और काम का द्वंद, पत्नी के प्रति अतिशय भावुकता। तो यहाँ पे देखिए मानस का हंस जो उपन्यास है, एक तो इसमें राम और काम का द्वंद्व, बात सही है ये। पत्नी के प्रति यानी जो रत्नावली है उनके प्रति जो तुलसीदास जी हैं, उनके अतिशय प्रेम को दिखाया गया है।
मानस कहन जो कि सन 1972 में उपन्यास, इसके लेखक है अमृतलाल नागर। ये उपन्यास तुलसीदास के जीवन एवं व्यक्तित्व पर आधारित है। नागर जी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास में महाकाल 1947 में है, सेठ बाकेलाल 1955 में है। तो तुलसीदास के जीवन एवं व्यक्तित्व पर नागर जी द्वारा उपन्यास में देखें तो महाकाल 1947, सेठ बाकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956 में, शतरंज के मोहरे 1959 में, सुहाग के नूपुर 1960 में, अमृत और विष 1966 में, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमी सारण 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, करवट 1985, पीढ़ियां 1990। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौड़ कल्पना की है? अचेतन, अनैच्छिक, संगठन, विघटन। तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो सिर्फ गौड़ कल्पना की है? तो ये है विघटन। विघटन गौड़ कल्पना की विशेषता है। कॉलरिज ने कल्पना के दो भेद किए हैं, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। तो ये जो है कल्पना जो है कॉलरिज ने कल्पना की कितने भेद किए? दो, मुख्य कल्पना है और गौड़ कल्पना। कॉलरिज के अनुसार मुख्य कल्पना अचेतन तथा अनैच्छिक है, ये केवल निर्माण और संगठन का काम करती है, जबकि जो गौड़ कल्पना है वो चेतन और ऐच्छिक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मुख्य कल्पना है, कॉलरिज के अनुसार जो है, कॉलरिज ने कल्पना के दो भेद माने हैं कि मुख्य भी है गौड़ भी है। और कॉलरिज ये भी कहते हैं कि जो मुख्य कल्पना है, जो हमें लगता है कि वही रियल है, वो दरअसल अचेतन और अनैच्छिक है, और जो केवल निर्माण और संगठन का काम करता है। अचेतन और अनैच्छिक में मुख्य कल्पना केवल निर्माण और संगठन का काम करता है, जबकि जो गौड़ कल्पना है, गौड़ कल्पना चेतन चेतन है और ऐच्छिक है। ये विघटन, संगठन और विनाश तथा निर्माण दोनों का काम करता है। बाण भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय क्या है? उदात्त प्रेम, लोक संस्कृति का सजीव और रससिक्त अंकन, वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास, ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति। तो जो बाण भट्ट की आत्मकथा है उसका केंद्रीय विषय क्या है? इसमें केंद्रीय विषय है बाण भट्ट की आत्मकथा में, एक तो उदात्त प्रेम है ना, उदात्त प्रेम उसमें दिखाया गया है। दूसरा, लोक संस्कृति का सजीव और रससिक्त अंकन दिखाया गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय उदात्त प्रेम तथा लोक संस्कृति का सजीव और रससिक्त का अंकन है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद जी हैं। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र में है बाण भट्ट निपुणिका, चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973। यानी इनके द्वारा जो अन्य रचित उपन्यास बाण भट्ट निपुणिका, न्यूनिया, चारूचंद्र लेख 1963। तो बाण भट्ट की आत्मकथा का समय भी आपको याद रखना है कि ये 1946 में है। बाकी 1963 में इनका चारूचंद्र है, पुनर्नवा 1973 में है, और 1976 में है अनाम दास का पोथा। यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है, और जन सामान के सांस्कृतिक पुख्ता मन में जिंदा रहता है। ये किसमें कहा गया है? दिलोदानिश, मित्रो मरजानी, समय सरगम, जिंदगी नामा। तो ये एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता है, पनपता है, फैलता है, और जन सामान के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। ये जो रचनाकार जिंदगी नामा उपन्यास है, उसे लिया गया है। कृष्णा सोपती जी का बहुत ही चर्चित उपन्यास है। एक ऐसा इतिहास जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है, और जन सामान के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। ये कहना जिंदगीनामा उपन्यास के आरंभ में रचनाकार द्वारा है। जिंदगीनामा 1979 उपन्यास की लेखक कृष्णा सोपती। लिखित अन्य उपन्यास में है मित्रो मरजानी 1967 में, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी में, दिलो दानिश 1993 ईस्वी, समय सरगम करके 2000 में है इनका। विलियम वर्ड्सवर्थ, टी एस इलियट, आई ए रिचर्ड, कॉलरिज, क्रम से अगर देखें इनके द्वारा, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा देखें तो गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जो है सूची को सुमेलित करना है तो इसमें है गद्य और काव्य की भाषा में भेद नहीं। टी.एस. इलियट जो है सच्ची आलोचना का लक्ष्य कभी नहीं कविता है। टी.एस. इलियट क्या कहते हैं कि जो सच्ची आलोचना है, सच्ची आलोचना का लक्ष्य जो है वो कभी नहीं होता है, कविता होता है। और आई ए रिचर्ड कहते हैं मन आवेगों का क्या है? तो आई ए रिचर्ड का कहना है कि मन आवेगों का तंत्र है। कॉलरिज कहते हैं गौड़ कल्पना वस्तु और रूप में संगति स्थापित करती है।
ये आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनुष्य श्रद्धा और रीड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। तो ये जो कामायनी रचना है, कामायनी के बारे में कह रहे हैं कि ये आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनुष्य श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसमें श्रद्धा ईड़ा से भी सरलता, कामायनी के बारे में ये कहना किसका है? तो कामायनी में जो ये आख्यान, ये पंक्तियां हैं, कामायनी के बारे में कहा गया है प्रसाद जी द्वारा। कामायनी जो कि कवि की चिंता है, कामायनी में महाकाव्य में ये 15 सर्गों में विभक्त है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथाकृति कौन सी है? मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था, और इससे जो ये शुरू होता है, ये जो है देवरानी जेठानी की कहानी, कि मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ होने वाले तथा होने वाली कथाकृति देवरानी जेठानी की कहानी है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? पंडित गौरी दत्त है, और इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 में हुआ है। डॉक्टर गोपाल राय ने इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। किसने? डॉक्टर गोपाल ने माना है। जबकि वामा शिक्षक 1872 उपन्यास के लेखक ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय तथा भागवती 1877 उपन्यास के लेखक श्रद्धा राम फुलरी एवं निसहाय हिंदू के 1890 उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास है। तो यहाँ पे ये देखना है कि मेरठ में जो सरसों की ये करके शुरू होता है देवरानी जेठानी की कहानी, उपन्यास के लेखक गौरी दत्त, 1870 में ये आया। गोपाल राय ने इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना। वामा शिक्षक जो है 1872 में है। ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय भागवती 1877 और श्रद्धा राम फिलोरी निसहाय हिंदू 1890। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। महाकवि की तर्जनी, हमारा भीड़ के खतरे, आस्था और सौंदर्य, राह किनारे बैठ। तो क्रमशः यहाँ पे देखिए, महाकवि की तर्जनी कुबेर नाथ राय, हमारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परशाई, आस्था और सौंदर्य ये रामविलास शर्मा जी का है, राह किनारे बैठ शरद जोशी का। तीन रचनाओं में अगर देखें तो महाकवि की तर्जनी कुबेर का है, आवारा भीड़ के खतरे परशाई का है, आस्था और सौंदर्य रामविलास का है, राह किनारे बैठ शरद जोशी का है। आकाशदीप कहानी के वर्ड विषय कौन से हैं? आत्मसमर्पण, प्रचंड प्रेम, पिता की हत्या का प्रतिशोध, पुरुष की निरंकुशता। तो इसमें जो आकाशदीप कहानी है, आकाशदीप कहानी के वर्ड विषय के बारे में बताना है कि कौन सा सही है इसमें। तो आकाशदीप जो कहानी है, इसके वर्ड विषय में देखें तो जो सही है इसमें आकाशदीप कहानी में, कि इसके माध्यम से पिता के प्रति जो हत्या का प्रतिशोध है उसे दिखाया गया है। साथ ही साथ जो है इसमें प्रचंड प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। तो आकाशदीप कहानी का वर्ड विषय जो है पिता की हत्या का प्रतिशोध तथा प्रचंड प्रेम है। इस कहानी संग्रह के लेखक प्रसाद जी है, जिनका प्रकाशन 1929 में भारती भंडार इलाहाबाद से हुआ था। इसमें संकलित कहानियों की संख्या कुल कितनी है? तो 29 कहानियां हैं, 19 कहानी है। आकाशदीप कहानी के मुख्य पात्र चंपा तथा बुद्धगुप्त हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। इस कविता की सही प्रतिपादिक क्या है? तो संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी है, समृद्ध है। अधिक अभाव के कारण कबीर दुखी थे। कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें उससे मुक्त होने की तड़प थी। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह है। तो चिंता तो कबीर जी को यही थी, या जो भी बौद्धिक व्यक्ति है तो वही कहते हैं, सुखिया सब संसार खाओ या सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। इस कविता का सही मतलब है कि कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्त होने की तड़प थी। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी कि दुनिया नश्वर है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बेपरवाह है। तो कबीर को तो संसार की नश्वरता का बोध भान था, वो मुक्त होने की तड़प भी थी, लेकिन दुनिया के बारे में कहते हैं कि वो बेपरवाह है। कबीरदास एक महान संत समाज सुधारक कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में साखी समुद्रमैनी है। निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। इनमें देखें तो आर्य भाषा में क्या शामिल नहीं? यूनानी, प्राकृत, लैटिन, तुर्की। तुर्की आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं लैंग्वेज में, ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल क्या नहीं है? तो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है तुर्की।
तुर्की आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तुर्की तुरानी परिवार की भाषा, इसके तहत चीनी, जापानी, द्रविड़ी, मुगली आदि भाषा आती है, जबकि यूनानी, लैटिन तथा प्राकृत आर्य भाषा के तहत आता है। यानी तुर्की आर्य भाषा में नहीं आता है, तुरानी में आता है तुर्की, और इसी में चीनी, जापानी, द्रविड़ी, मुगली भी आता है, जबकि यूनानी है, लैटिन है, प्राकृत है, आर्य भाषा में आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करता है। उत्तर आधुनिकता जो है ये मानव का जो यथार्थ है, सच्चाई है, उसकी संपूर्णता की अवधारणा को खंडित करता है, क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है। क्या ये दोनों ही बातें सही है? तो अभिकथन है कि उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है। कारण क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची, परिवर्तनशील है। दोनों ही सही है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। नीड़ का निर्माण, आज के अतीत, बसेरे से दूर। तो यहाँ पे देखिए आज के अतीत नहीं है। आज के अतीत हरिवंश जी का नहीं है। आज के डिक्लेरी करके 2003 में आत्मकथा भीष्म शानी का है, डीलल्ले। हरिवंश राय जी का जो हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनकी कथा जो है, इनका जो आत्मकथा है 4 भागों में, क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में है। 1969 में क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण 70 में है, बसेरे से दूर 78 में है, 10 द्वार से सोपान 85 में है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969, फिर नीड़ का निर्माण 1970, फिर बसेरे से दूर 78 और सोपान 85। परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी कहानी, शेखर एक जोनी, गोदान, अगर इन्हें हम क्रमशः मिलाए तो जो है परीक्षा गुरु में लाला मदन मोहन, देवरानी जेठानी कहानी सरसुख बनिया, शेखर एक जूनी, शारदा, गोदान, गोविंदी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें आज्ञा, सर्व, स्वामी, राय। तो इसमें जो राय है वो तत्सम शब्द नहीं है, राय जो है तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप राजा होता है, जबकि आज्ञा, सर्व तथा स्वामी तत्सम है। वे शब्द जो संस्कृत से निकल हिंदी में ज्यों के त्यों के प्रयोग हो रहे हैं तत्सम कहलाते हैं। दिए गए अन्य शब्दों में आज्ञा का आन, सर्व का सब, स्वामी का सही। आय जोग सिखावन पाड़े पद से संबंधित सही तथ्य क्या है? गोपियां खुश होकर कहती कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं, हमारे परम धर्म कृष्ण हैं। दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है। गोपियां कहती कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं। तो यहाँ पे देखिए आय जोग सिखावन पाड़े से ये पता चला है कि गोपियां उद्धव को तंज कसते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमें निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा मत दो, हमारे परम धाम कृष्ण है और हम सब उन्हीं से प्रेम करते हैं। हे उद्धव, दूध घी भात से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। उक्त पद भ्रमर गीत सार से है, जिसके रचयिता शुक्ल है। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। तो ये है शुक्ल जी का कहना कि शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी काव्य कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध कौन हुए? जायसी हुए। कहना किसका है? शुक्ल जी का। शुद्ध प्रेमार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में आचार्य शुक्ल का ये मत है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कहा है। धरती धन्ना अपना उपन्यास जो आधारित है वो किस पे आधारित है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पे, दलित जीवन पे, स्वतंत्रता आंदोलन पे, आपातकाल पे। तो ये जो है किस पे आधारित है? ये जो है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पे और दलित जीवन पे। धरती धरना अपना पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि एवं दलित जीवन पर आधारित उपन्यास। इस उपन्यास के लेखक जगदीश चंद्र है। प्रगतिवादी उपन्यासकार इनकी अनौपन्यासिक रचनाओं में है यादों का पहाड़ 1966 यानी 1966 में है। यादों का पहाड़, आधा पुल 1973, कभी ना छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर काकर 1976 जो है। तो यादों का पहाड़ जगदीश चंद्र का, धरती धरना अपना तो है ही। इनके अलावा जो है यादों का पहाड़ 1966, आधा पुल 73, कभी ना छोड़े खेत 76, फिर मुट्ठी भर काकर 76, डुंडा लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में वास 1994, लाट की वापसी 2000, जमीन तो अपनी थी 2001। आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो ये है देवानंदपुर में, है ना। देवानंदपुर शरद का जन्म है स्थान। आवारा मसीहा 1974 में इनकी जीवनी है। विष्णु प्रभाकर लेखक है। काम मंडल से मंडी श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। इसमें जो है छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने क्या कहा है। निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन, प्रवृत्ति मार्ग का। तो काम मंडल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम।
इसका क्या मतलब है, मतलब कि इन पंक्तियों से क्या अर्थ निकलता है, यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे देखिए जो लेखक प्रसाद जी है, वो उनकी कमानी 1935 में जो महाकाव्य आता है श्रद्धा सर्ग से उद्धृत छंद है। इस काव्य में कुल 15 सर्ग है जो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद से होते हुए आगे बढ़ता है। निम्नलिखित अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की है? तो ये है फ्रेडरिक नीत्शे। सुपरमैन की कल्पना करने वाले हैं फ्रेडरिक नीत्शे। अस्तित्ववादी चिंतकों में अस्तित्ववादी जो चिंतक हैं, अस्तित्ववादी चिंतकों में फ्रेडरिक नीत्शे ने सुपरमैन की कल्पना की है। फ्रेडरिक नीत्शे जर्मनी का दार्शनिक था। कौन? अस्तित्ववादी चिंतकों में फ्रेडरिक नीत्शे जो है सुपरमैन की कल्पना, और ये जर्मनी का दार्शनिक था। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद और परिघटनामूलक चिंतक के विकास में नीत्शे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नीत्शे वो विचारक है जिसने कहा था ईश्वर मर चुका है और दूसरे से जलना अच्छा है। नीत्शे के विचार देवत्व की स्थापना को खारिज करते हैं और मनुष्यता को सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ सोपान पर स्थापित करते हैं। इनकी प्रमुख रचना जरथुस्ट्र की वाणी तथा मूल्यों की परंपरा है। परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन क्या है? तो ये है नायक। परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन नायक है। परिवर्तन क्या है? नायक। पंत हिंदी साहित्य में छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक है। इनका जन्म कौशानी के बागेश्वर में हुआ था। परिवर्तन कविता सन 1924 में लिखा गया था। ये कविता रोला छंद में रचित एक लंबी कविता है। यह कविता पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या कह रहा है? देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है। देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण के लिए पाठक की मनोसंरचना उत्तरदायी है, क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसलिए पाठ के अर्थ का सामान्यीकरण संभव नहीं है। इन दोनों में से देखना है हमें सही क्या है। तो अभिकथन जैसे ये कह रहा है कि देरिदा की दृष्टि में पाठ के अर्थ निर्धारण निर्धारण के लिए पाठक की जो मनोसंरचना वो उत्तरदायी है। कारण क्योंकि पाठक की मानसिक बनावट अपने ढंग से अर्थ ग्रहण करती है, इसलिए पाठ के अर्थ का सामान्यीकरण संभव नहीं है। तमस जो उपन्यास है, तमस उपन्यास में वर्णित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन की पृष्ठभूमि, सांप्रदायिक विद्वेष, यानी इसमें से क्या है? तो हमें ये देखना है कि जो तमस उपन्यास है उसमें क्या चीज दिखता है। तमस में आपको दिखता है विभाजन की पृष्ठभूमि, साथ ही साथ सांप्रदायिक विद्वेष। तो तमस उपन्यास में विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष का वर्णन है। तमस 1973 उपन्यास के लेखक भीष्म रानी, इनके द्वारा अन्य उपन्यासिक कृतियों में झरोखा है 1967, कड़ियाँ 1970, वसंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 93, नीलू नीलमा नीलोफर 2000। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखें तो विद्यानिवास मिश्र के संबंध संग्रहों का सही अनुक्रम इनमें से क्या है? तो सही संबंध अनुक्रम अगर देखें तो इनका क्या है? तो यदि इनको क्रम से लागो रंग हरी, आंगन का पंछी बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं, चितवन की छा, यदि हम इसे क्रम से लगाएंगे तो चितवन की छा 1953 ईस्वी, आंगन के पंछी बंजारा मन 1963 ईस्वी, परंपरा बंधन नहीं 1976 है, लागो रंग हरी 1985 ईस्वी। राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र इसमें कौन है? महेश पांडे, सरदारी लाल, बच्चन सिंह, जगपति। तो इसमें कौन है ये देखना में। तो एक तो हो गया बच्चन सिंह, दूसरे हो गए जगपति। बच्चन सिंह और जगपति जो है, ये बच्चन सिंह और जगपति राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं। निर्वंशिया 1997 कहानी की लेखक कमलेश्वर, और बाकी पात्र चंदा, दयाराम भटियारी। कमलेश्वर द्वारा लिखित अन्य कहानियों में कस्बे का आदमी 1958, खोई दिशाएं 1963, मांस कद्दिया छाछन, बयान 1973, आजादी मुबारक 2002। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो इनमें से कौन सा कहानी गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है? कछुआ धर्म। कछुआ धर्म गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। कछुआ धर्म गुलेरी जी द्वारा लिखित निबंध है। यहाँ पे जो कछुआ धर्म है ये गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है, बल्कि कछुआ धर्म गुलेरी जी द्वारा लिखित निबंध है। इनके द्वारा लिखित अन्य निबंध में है मौरिश मोही को ठाव, जबकि सुखमय जीवन 1911 ईस्वी तथा उसने कहा था 1915 गुलेरी जी द्वारा रचित कहानी है। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो इसमें निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? तो ये है अंधेरे में पिछली गर्मियों में दूसरी दुनिया बादलों के घेरे। तो इनमें से निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी कौन सा नहीं है? तो ये है बादलों के घेरे में, ये नहीं है।
अंधेरे में निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है। अंधेरे में करके कविता है तो ये मुक्तिबोध जी का है ना, तो कहानी निर्मल वर्मा का है। पिछली गर्मियों में, अंधेरे में पिछली गर्मियों में दूसरी दुनिया। बाकी बादलों के घेरे है नहीं, बादलों के घेरे तो 1980 में कृष्णा सोपती जी का है ना। और बाकी अंधेरे में दूसरी दुनिया, पिछली गर्मी में निर्मल वर्मा का है। इनके द्वारा और भी जैसे निर्मल वर्मा की कहानियां, जैसे जलती झाड़ी, तो जलती झाड़ी 1965, बीच बहस में 1973, कवे और काला पानी करके 1983 में, परिंदे इनका बहुत चर्चित है, परिंदे 1960 में है। प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग लगाना है हमें, ये राग दरबारी, अंधेरे बंद कमरे, मैला आंचल, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, राग दरबारी। यदि इन्हें क्रम से लगाएं तो बाढ़ भट्ट की आत्मकथा जो रचना है ये 1946 ईस्वी, मैला आंचल 1954 ईस्वी, अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी, राग दरबारी 1968। तो हमें इन सारे का प्रकाशन वर्ष देखना है, क्योंकि ये रचना जैसे बाढ़ भट्ट की आत्मकथा 1946 अपने पाठ्यक्रम में है, 1954 में मैला आंचल, 1968 में राग दरबारी है। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। सील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। तो ये सभी जो है भाव या मनो के विकार जो निबंध है उनसे है समस्त मानव जीवन के संबंधी। यानी चिंतामणि भाग 1 जो शुक्ल जी का निबंध है, इसमें उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध कविता क्या है, ये निबंध संकलित है। और जबकि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य निबंध के लेखक कौन है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य निबंध के लेखक आचार्य प्रसाद जी हैं। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र जी का है। जेहि न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जेहि न मित्र दुख है होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक हारी। जो मित्र के दुख से दुख नहीं होता उसे देखना भी पाप है, मित्रों के दुख से दुखी होना। तो यहाँ पे अगर हम इन पंक्तियों का अर्थ निकालें तो उपयुक्त चौपाई का सही अर्थ है कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है, और मित्रता का निर्वहन ना करने वाले को देखना भी पाप है। ये कहना जो है तुलसीदास का है, तुलसीदास कृत रामचरित का है। शाब्दिक व्यंजना के प्रकार कौन से हैं? तो शाब्दिक व्यंजना के कौन कौन से प्रकार हैं? तो यहाँ पे देखिए लक्षणा और अभिधा। शाब्दिक व्यंजना के दो भेद है, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। अभिधा शब्द शक्ति द्वारा अनेकार्थी शब्द में एक अर्थ निश्चित हो जाने पर जिस शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे अभिधा कहते हैं। जैसे चिरजियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। और लक्षणा मतलब जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर लक्षणा शक्ति से अन्य अर्थ निकलता परंतु उसके बाद भी दूसरा अर्थ होता है, वहां पर लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना होता है। प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ ज्यादा ही उपादेय नहीं है? फिलेबुस, इयोन, फेदरुस, रिपब्लिक। इसमें प्लेटो के आलोचनात्मक ग्रंथों में कौन सा उपादेय नहीं है? तो ये फिलोबुस नहीं है। देखिए प्लेटो के ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से फिलोबुस ग्रंथ ज्यादा उपादेय नहीं है, जबकि जो फेदरुस है, इयोन है, रिपब्लिक है, तो फेदरुस है, इयोन है, रिपब्लिक, ये सभी उपादेय है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन ये कह रहा है कि स्त्री संस्कृति में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण जरूरी है। स्त्री संस्कृति में स्त्री पाठ का विवेचन और विश्लेषण आवश्यक है, क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृसत्तात्मक संस्कृति से अलग अभिधान है। दोनों ही बातों में हमें देखना है कि स्पष्ट सही क्या चीजें हैं। तो स्त्री संस्कृति के संदर्भ में जो कह रहा है कि स्त्री संस्कृति पितृसत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है, सही है। दोनों दोनों ही सही है, व्याख्या भी सही है। नीरव मुरली कलरव चुप अलिकुल थे, बंद नलिन में कालिंदी बही प्रणय की स्तंभ में हृदय पुलिन में। ये जो छंद से संबंधित सही भाव क्या है? नीरव मुरली कलरव चुप अलिकुल थे, बंद नलिन में कालिंदी बही प्रणय की स्तंभ में हृदय पुलिन में। दुखी और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी। प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं बहा सकी। बांसुरी के स्वर मौन थे, इसलिए भौरे भी गुंजार नहीं कर सके। तो देखिए नीरव मुरली कलरव चुप अली कुल थे, बंद नलिन में कालिंदी व प्रणय की स्तंभ में हृदय पुलिन में। ये जो छंद से संबंधित सही भाव है कि दुखी और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी और प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। उक्त छंद प्रसाद द्वारा रचित आशु काव्य से उद्धृत है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। और सब चुप, साहित्यिक चुप, कविजन चुप। अब यहाँ से इन पंक्तियों को मिलाना है। तो जैसे मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हो, तो ये जो है
मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, ये जो पंक्ति है ये कहाँ से है? दिनकर जी की पंक्ति। धूमिल वे इस कदर परस्त हैं कि तटस्थ हैं, तो धूमिल की पंक्ति है। क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो अज्ञे का नदी का द्वीप। सब जन चुप, साहित्यिक जन, शिल्पकार जन, तो ये मुक्तिबोध का है। ये कथन की शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास से समन्वित रूप में काव्य हेतु है। तो काव्य हेतु हम पढ़ते ही हैं, जिनमें शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास का समन्वित रूप किसने बोला है? शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास के बारे में तो कवि मम्मट ने कहा है। शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास समन्वित रूप में इसको कवि मम्मट ने कहा है। कथन में देखें तो जैसे प्रतिभा शास्त्र ज्ञान यानी प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास, तो किसने प्रतिभा और व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को माना है सम्मिलित रूप में? तो ये दंडी है। प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास को दंडी ने माना है। और हेमचंद प्रतिभा काव्य का हेतु है। हेमचंद कहते हैं प्रतिभा काव्य का हेतु है, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के संस्कार है, ये हेमचंद का कहना है। तीन लोगों का देखने को मिला आपको। यहाँ पे देखिए शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास, जहाँ पे शक्ति की बात आई, यहाँ पे देखिए प्रतिभा शास्त्र ज्ञान और अभ्यास है, यहाँ पे शक्ति नहीं है। तो जहाँ पे शक्ति नहीं वो दंडी कह रहे हैं। प्रतिभा शास्त्र ज्ञान और अभ्यास दंडी का कहना है, शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास मम्मट जी का कहना। और यहाँ पे हेमचंद का है कि प्रतिभा जो है काव्य का हेतु है, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के ही संस्कार है। युगों के अनवरत प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियां लुप्त हो गई, जातियां मिट गई, संसार में अनेक असंभव परिवर्तन संभव हो गए, परंतु भारतीय स्त्रियों के ललाट में विधि की वज्र लेखनी से अंकित अदृष्ट लिपि नहीं धुल सकी। ये कहना किसका है? तो ये कहना महादेवी वर्मा का, कि युगों के अनवरत प्रवाह में भी देखे तो बड़े बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियां भी लुप्त हो गई, लेकिन स्त्रियों के ललाट में जो विधि की वज्र लेखनी वो तो अभी भी अंकित रही, वो तो नहीं धुल सकी। तो ये इन्होंने श्रृंखला की कड़िया नामक जो निबंध है उसमें उद्धृत किया है। इनके द्वारा रचित अन्य निबंध में विवेचनात्मक गद्य 1942 ईस्वी है ना, विवेचनात्मक 1942, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध करके 1962 में, और संकल्पिता करके 1969 में है। पौन चलत व देह बढ़ावत, जल पीवत व जीव गंवावे, है वो प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। इस पहली का सही मतलब क्या है? आग को कहा गया है। पौन चलत व देह बढ़ावे, जल पीवत व जीव गंवावे, वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर वह है नार। इस पहली का सही से उत्तर आग है। ये अमीर खुसरो कृत मुकरिया से उत्तरित है। मुकरी का अर्थ उसके अंदर ही निहित होता है, यहाँ नार का अर्थ नाग है, आग है। रेवा तट के विषय में वर्णित गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही हैं? गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मणिमाणिक देकर गोरी को बंदी गृह कराया। खिज्र खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज ने गोरी को मुक्त किया। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को सम्मान किया। तो रेवा तट का जो आपने यूनिट 5 में लगाया उसमें पढ़ा होगा कि रेवा तट में क्या क्या वृत्तांत हुआ था। तो वहां से रेवा तट से यही क्वेश्चन ही आया है, दिया है कि इसमें कौन से वृत्तांत यानी कौन सी घटनाएं यहाँ पे घटी थी। तो यहाँ पे देखिए गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मणिमाड़ी के देकर गोरी को बंदी बना लिया था, सही बात है। सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को साथ सम्मान उसके घर भेजा। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो पहली चीज कि गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप ये सभी मुक्त कराया, और सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने जो है, जो गजनी नरेश है उनको साथ सम्मान उनके घर भेज दिया। रेवा तट समय पृथ्वीराज रासो का एक अंश है जिसके लेखक चंद्रबरदाई हैं। ये 69 समय सर्ग है, जिसमें रेवा तट समय 27वां समय सर्ग है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना। हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, रमणिका गुप्ता। तो इन्हें हम क्रमशः अगर मिलाएं तो हरिशंकर परसाई जो है भोला राम काजू, हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, रमणिका गुप्ता इनका है हास्य। पगबाद घुघुरिया गांचिया रे, बहुविध चित्र बनाए के हरि राज्य कुणरास, तेहि दुख भय परास निपाते, काहे को गोपीनाथ कहावत। तो क्रमशः इनको अगर मिलाना हो, सुमेलित करना हो तो यही होगा, पग बांध घुघरिया गाचा रे, ये मीरा का है। बहुविध चित्र बनाए गे हरि रचियो क्रीड़ारास, कबीर की पंक्ति है। तेहि दुख भय परास निपाते, मलिक मोहम्मद जासी की है। काहे को गोपीनाथ कहावत, ये पंक्तियां हैं सूरदास की। इनमें से भिखारी दास की रचनाएं कौन सी हैं? काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, अंग दर्पण, रस पीयूष निधि।
तो इनमें से भिखारी दास की रचनाएँ हैं जो सही है इसमें। तो भिखारी दास की रचनाओं में काव्य निर्णय बहुत ही चर्चित है और श्रृंगार निर्णय, दोनों ही निर्णय जो है काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। भिखारी दास की रचनाएँ भिखारी दास रीतिकाल के कवि, इनके द्वारा रचित अन्य रचनाओं में है काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय के अलावा है रस सारांश, छंदाड़ो, पिंगल, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण, भाषा, शतरंज, शतका। जबकि रस पीयूष निधि सोमनाथ की है, अंग दर्पण रस निधि की है। पहले घन आनंद सींची सुजान, कही बतिया अति प्यार पगी। अब लाए वियोग की लाए बलाए, बढ़ाए बिसासी दागन दगी। अखियां दुखियानी कुबानी, परिना कहू लागे कौन घरीसु लगी। मत दौरी थकी ना लह ठीक दौर, आमोही के मोह मिठास लगी। उक्त सवैयों में जो लाए आया है, तो लाए में कौन सा अलंकार है, क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे। उक्त सवैया में प्रयुक्त लाए शब्द में यमक अलंकार है, जहाँ एक शब्द दो बार आए और दोनों के अर्थ अलग अलग है, वहां पर यमक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, निश्चित अर्थ, मुख्यार्थ, अन्यार्थ। इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो वाच्यार्थ के लिए नहीं प्रस्तुत होता, तो अन्यार्थ जो है। निश्चित अर्थ, मुख्यार्थ, अभिधा शक्ति, ये सभी होता है। एक कहानी यहाँ भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य क्या है। एक कहानी यहाँ भी सिलेबस में आपके है, स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति है इसमें, भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक अभिव्यक्ति है, पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती, स्त्री की पक्षधरता का निषेध। तो एक कहानी यहाँ भी है, इसमें क्या चीजें बताई गई हैं एक कहानी यहाँ में भी। यहाँ पे आप देखेंगे एक कहानी यहाँ भी जो है भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण है और पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती है। एक कहानी यहाँ भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य भोगे हुए यथार्थ और पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती। 2007 में मनु भंडारी द्वारा रचित आत्मकथा विधा की रचना है। आलस्य देवसेना गांधारी भिस्ती। तो क्रमशः यहाँ पे आलस्य जो है दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना अच्छा नहीं। देवसेना का है देश की दुर्दशा निहारोगे डूबते को कभी उबारोगे। गांधारी का है कि मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। और भिस्ती का है बकरी को क्या पता था मशक बनकर रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ ना कहेगी। प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाना है कि कृष्णा सोपती के जो उपन्यास है समय सरगम, सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश। तो अगर इन्हें हम क्रम से प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाएं तो सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी में है, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में कृष्णा सोपती का। जिंदगी नामा 1979 में है, दिलो दानिश 1993 में है, समय सरगम 2000 ईस्वी में है। तो सूरजमुखी अंधेरे के 72, जिंदगी नामा 79, दिलो दानिश 1993 और समय सरगम 2000 में। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है, तो अरे यायावर रहेगा इसमें किस विधा की रचना है, यात्रा साहित्य। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा साहित्य विधा की रचना, इसके लेखक हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। इनमें अज्ञे ने स्वदेश यात्रा का वर्णन किया, इनका एक अन्य यात्रा साहित्य एक बुधा एक बुध सहसा उछली भी है, जिसमें विदेश यात्रा का वर्णन है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका, बालभट्ट की आत्मकथा, सूर साहित्य। इनके प्रकाशन के अनुसार लगाना है तो सूर साहित्य 1930 ईस्वी में सूर साहित्य है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में है, बालभट्ट की आत्मकथा 46 में है, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में है। अंधा युग के अंकों का नाम क्या है, कौरव नगरी का विनाश, पशु का उदय, पांडव विजय, गांधारी का शाप। तो यदि हम क्रम से लगाएं तो अंधा युग के अंकों का नाम देखें तो पशु का उदय और गांधारी का शाप। अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती से इस गीत नाटक का प्रकाशन कब हुआ, 1955 में हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इस नाटक में कुल 5 अंक है जो क्रमशः कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्षद, गांधारी का शाप। तो सबसे पहले कौरव नगरी, फिर पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्षद, गांधारी का शाप, समापन प्रभु की मृत्यु से। जैसन कहता बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ ससतिया साहबा राम। ये जो पंक्तियां हैं, तो जैसन कहता बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ ससतिया साहबा राम। ये जो है पंक्तियां तिरस्कृत आपूर्री हाथ से मुर्दैया। तो ये मुर्दैया से लिया गया है ना, हाथ से, और जो है ये आपूर्री करके रमणिका जी का है। तो यहाँ पे उपयुक्त जो है पंक्तियां मुर्दैया 2010 में आया था पहला भाग, लेखक तुलसी राम है। आत्मकथा का दूसरा भाग मणिकर्णिका करके आया था, तो इनका 2014 में आया था मणिकर्णिका करके, 2010 में मुर्दैया था। बाकी जो है दलित साहित्य में, और दलित साहित्यकार आत्मकथा के तहत अगर हम देखें तो जैसे रमणिका का हाथ से आप उद्री करके है, और जो सूरजपाल चौहान है तो सूरजपाल चौहान के द्वारा तिरस्कृत 2002 में, संतप्त भी तिरस्कृत और संतप्त दोनों ही 2002 में आया था। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना है, प्रजा हितैषी, माधुरी, हंस, आलोचना। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से
जो क्रम है प्रजा हितैषी जो है ये 1855 लक्ष्मण सिंह। माधुरी 1922 में पत्रिका आया दुलारी लाल भार्गव का है माधुरी। हंस पत्रिका जो 1930 ईस्वी प्रेमचंद का है। आलोचना 1951 ईस्वी शिवदान सिंह चौहान का। तो प्रजा हितैषी 1855 राजा लक्ष्मण का, माधुरी 1922 दुलारी लाल, हंस 1930 प्रेमचंद, आलोचना हो गया। डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ, विधि से चलता रहे विधान। उपयुक्त काव्य पंक्ति में स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन हुआ है? तो डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ, विधि से चलता रहा विधान। इसमें स्त्री की किस मानसिकता का सीमित दायरे का वर्णन है कि सामाजिक विधान को तोड़ने के लिए उदित है। परिस्थिति जो है विपरीत उसका सामना करने में सक्षम है, अपने दुख को उसको धर्मी बनाना चाहती है। तो देखिए ये स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है, इसी चीज को दिखाया गया यहाँ पे। मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत है उसके नवम सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन उसी को किया गया है यहाँ पे। हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? महासमर, खंजन नयन, मानस कंस। तो एक तो सूरदास जी पे, एक जो है तुलसीदास जी पे है। तो मानस कंस और खंजन नयन हो गया, है ना, तुलसीदास और सूरदास पे। बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार क्या है? ये नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जनचेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण मिलता। ये नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलका जी से आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें। इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया। यदि हिंदी के नाटककार यशः प्रार्थी ना होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जबान में उसके बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो ये नाटक ना लिखा जाता। तो इसमें वही चीजें सही बताया है लेखक ने। एक तो उनका पहले ये मन था कि ये नाटक जो लिखा गया अगर कोई पहले लिख दिया होता, है ना, तो हिंदी में कोई ऐसा अगर पहले लिखा गया होता तो शायद हमें नहीं लिखना पड़ता। चौथा ये जो बात कह रहे हैं कि यदि हिंदी के नाटककार यशः प्रार्थी यानी यश के प्रार्थी ना होकर अपने नाटक में आम आदमी की पीड़ा लिखते, आम आदमी की जुबान में जो उनके अंदर द्वंद चल रहा अगर उसको रखते तो मूल तो मतलब नाटक का यही होता है। तो बकरी नाटक के लेखक जो भुवनेश्वर, बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार है कि नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूप के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। यदि हिंदी के नाटककार ऐसा प्रार्थी ना होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जुबान में उनके बीच ले आते तो। परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद है, सर्ग है, प्रकरण है, काल है। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है उसमें वो कई उसमें अनुच्छेदों में बटा है कि सर्ग में बटा है, काल में बटा हुआ है, या देखें तो प्रकरण में बटा हुआ है। परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर प्रकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अध्याय या परिच्छेद की जगह पे प्रकरण। 1882 में परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास का शुक्ल ने लाला श्रीनिवास की परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास माना है। क्यों पले पीस कर किसी को तू है बहुत पॉलिशी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही पेट तुझको पटी नहीं मेरी। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हरिओत जी की पंक्तियां हैं, है ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की। ये पंक्ति हरिओत कृत चुगते चौपते कविता संग्रह से है। ये कविता मुहावरेदार भाषा में लिखा गया। हरिओत जी की देखिए अन्य रचनाओं में प्रिय प्रवास 1914, वैदेही वनवास 1941। तो प्रिय प्रवास बहुत ही प्रसिद्ध है 14 में, वैदेही 1941, पारिजात 37 में है, रस कलश 31 में है, चोखे चौपते। तो यहाँ पे देखिए चुभते चौपते फिर चोखे हैं। चोखे 1932 से चुभते, तो 1932 में चोखे, चुभते 24 में, पद प्रसून 25 में, बोलचाल 28 में, फूल पत्ते 35 में, कल्पलता 37 में है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल के प्रारंभिक 4 प्रकरणों का सही अनुक्रम क्या है? अभ्रंश, काव्य, फुटकल है, सामान्य और ये। तो क्रम से इनको देखे लगाना है। तो हिंदी साहित्य में इनका सामान्य परिचय, अभ्रंश है, देश भाषा है, फिर फुटकल रचना है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, अमृतसर आ गया, चीप की दावत पिता। इन कहानियों को अगर क्रम से लगाएं तो कहानियों में दुनिया का सबसे अनमोल रतन, देश प्रेम, अमृतसर आ गया, देश के विभाजन से संबंधित, चीफ की दावत वृद्धों की उपेक्षा है, पिता पुरानी और नई पीढ़ी का जो द्वंद्व है इसमें वही चीज दिखाया गया है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? कामना, विशाख, राजसी, प्रायश्चित। तो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से देखें तो प्रसाद के निम्नलिखित नाटक का क्या सही क्रम है? देखिए प्रायश्चित जो है 1913 में इनका है ना। प्रायश्चित जो है
प्रायश्चित 1913 में है, राजश्री 1915 में है, विशाख 1921 में है, कामना जो है 1927 में है। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मुको गुरु देना, राम नाम बिन जीवन हीना। उपरोक्त जो काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं सुफल जन्म मोको गुरु कीना, ये पंक्तियां किसकी है? तो ये नामदेव की है। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान, ये वाला जो पंक्ति है ये काव्य पंक्ति के रचयिता नामदेव हैं। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। नामदेव जाति के दर्जी थे तथा वारकरी संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके गुरु का नाम विशोभा खेचर था। इन्होंने मराठी भाषा में अभंग नामक पद का प्रवर्तन किया। इनके द्वारा रचित पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। आई ए रिचर्ड की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं क्या है? छद्म कथन की प्राथमिकता, सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता, रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, तथ्यात्मक। तो आई ए रिचर्ड की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताओं में छद्म कथन की प्राथमिकता और रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता है। छद्म कथन की और रागात्मक। इन्हें मूल्य सिद्धांत एवं संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922 में, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, साइंस एंड पोएट्री 1926, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग 1938। रेवा तट जो समय है, रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंद बरदाई ने कवित्व संज्ञा दी है, वे छंद ग्रंथों में दिए गए कवित्व के लक्षणों से नहीं मिलते। कवित्व संज्ञा को छंद कौन से हैं? छप्पे। रेवा तट समय के तथा पृथ्वीराज रासो के वे सारे छंद जिन्हें चंद बरदाई ने कवित्व संज्ञा दी, वे छंद ग्रंथों में दिए हुए कवित्व के लक्षणों से नहीं मिलते। कवित्व संज्ञा वो छंद छप्पे हैं। रेवा तट पृथ्वीराज रासो का एक समय खंड है जिसके लेखक चंद बरदाई हैं। 68 कुल मिला के छंद है। इसका मुख्य छंद है कवित्व छप्पे, दोहर, तोमर, टोटक, गाहा, आर्या। चंद बरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? आकाशदीप, इंद्रजाल, तर्क और तूफान, पाजेब। तो क्रम से यदि इनको देखें तो आकाशदीप 1928 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का, इंद्रजाल 1936 प्रसाद का। आकाशदीप 1928, इंद्रजाल 36 और पाजेब 1948 जैनेन्द्र का, तर्क और तूफान 44 यशपाल का। सोजे वतन संग्रह की कहानियां इनमें से कौन सी हैं? सोजे वतन जो संग्रह है उसमें यही मेरा वतन, आहुति, जुलूस, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। तो जो सोजे वतन संग्रह है प्रेमचंद जी का, इसमें जो कहानियां हैं ये एक तो है यही मेरा वतन, दूसरा है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। सोजे वतन जो कि प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष सोजे वतन का 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से हुआ था। सोजे वतन में 5 कहानियां हैं, सांसारिक प्रेम और देश, इसके दुनिया व हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यही मेरा वतन, शेख मखमूर, शोक का पुरस्कार, सिले मातम, जबकि आहुति 1945 इलाचंद जोशी की तथा जुलूस प्रेमचंद की है। निम्नलिखित में से हिंद स्वराज के लेखक इनमें कौन से हैं? तो हिंद स्वराज के महात्मा गांधी हैं, है ना। बाकी सत्य के प्रयोग, द वर्ड्स ऑफ गांधी, मेरे सपनों का भारत। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता। अलछेन्द्र, राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। ये विचार चंद्रगुप्त की किस चरित्र का है? तो विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलछेन्द्र, राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। ये विचार चंद्रगुप्त नाटक के पात्र डांडायन का है। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक प्रसाद जी। नाटक में पुरुषपात में चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिंहरड, राक्षस, शक्तार, आम्बिक, पर्वतक, शैलुकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस मालविका, एलिस जो है अलका सुहासिनी, ये सभी इसमें है। निरख सखी ये खंजन आए गीत से संबंधित तथ्य क्या है? मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुक करके मेरा ध्यान किया। उर्मिला कहती कि मेरे प्रिय ने मेरा ध्यान किया है, उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए, इसलिए मैंने भी ध्यान करके अपने हृदय दर्पण में प्रिय की छवि देख ली। तो निरख सखी ये खंजन आए गीत से संबंधित तथ्य ये है कि उर्मिला कहती है कि मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुक करके मेरा ध्यान किया है, इसलिए उनकी आंखों के प्रति खंजन यहाँ दिखाई देने लगे हैं, तथा उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए, इसलिए यहाँ कमल खिल उठे। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण जी है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी थी। असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है। प्रियंबद की तरह इसकी साधना में, तो असाध्य वीणा जो है साहित्य साधना की क्या है? संकेतक है। प्रियंबद की तरह इसकी साधना में आत्मनिवेशन करना पड़ता है। असाध्य वीणा जो कि साहित्य साधना की संकेतक है, प्रियंबद की तरह इसकी साधना में आत्मनिवेशन करना पड़ता है। अशांत वीणा नामक काव्य के लेखक सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। असाध्य वीणा विसर्जन है, अज्ञेय द्वारा
रचित अन्य कविताएं, कल की बाजरे की शाप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच शब्द और सत्य यह दीप अकेला। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन और दूसरे में देखें तो दिया है पहला, जैसे कि गैर रोमांटिक दौर में रोमानियत को एक गाली के रूप में प्रयोग किया जाता था, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभूति के संस्पर्श के बिना उच्च स्तर की प्रेम कविताएं लिखी जा सकती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये बात इसमें क्या सही है, तो अभिकथन ए जो है कह रहा है कि गैर रोमांटिक दौर में रोमानियत को एक गाली के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। अभिकथन ए सही है, जबकि कारण आर, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभूति के संस्पर्श के बिना उच्च स्तर की प्रेम कविताएं लिखी जा सकती हैं। रतन खान के रचयिता इसमें कौन है? रस खान, मलुकदास, नंददास। तो रतन खान जो है मलुकदास इसके रचयिता हैं। मलुकदास संत कवि हैं। इनके द्वारा रचित रचनाओं में है ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, भक्त अच्छावली, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, रामावतार लीला, ब्रजलीला, सुख सागर। जबकि सुंदरदास द्वारा है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। नंददास तथा रसखान भक्ति काल के कवि। नंददास द्वारा देखिए अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह, रुक्मणी, रास पंचाध्यायी। रसखान के द्वारा सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल कहा था, उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। ये जो पंक्तियां हैं ये एक टोकरी भर मिट्टी से है कि किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी और जमींदार को अपने महल का आता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की जब इच्छा हुई, तो ये एक टोकरी भर मिट्टी की प्रारंभिक पंक्ति है। 1901 में ये कहानी माधवराव सप्रे के द्वारा लिखा गया। बाकी हिंदी की पहली कहानी है ये, और पूछ की रात, ठाकुर का कुआं, संवदिया मुंशी प्रेमचंद का है। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? तो ये है नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के लेखक नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय हिंदी के प्राध्यापक एवं आलोचक थे। हिंदी में नकेन वाद आंदोलन के 3 पुरस्कारकर्ताओं में से एक थे। लेखक ग्रंथ में देखिए तो हजारी प्रसाद। हिंदी साहित्य का आदिकाल, रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य संवेदना, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं कौन सी नहीं है? ससई सिंगार, प्रेम माधुरी, उमर खयाम की रुबाइयां, जार्ज बन्ना। तो इनमें से कौन सी उनकी नहीं है, बस ये बताना है। उमर खयाम की रुबाइयां और जार्ज बन्ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं उमर खयाम की रुबाइयां तथा जार्ज बन्ना नहीं है। उमर खयाम की रुबाइयां को लेखक हरिवंश बच्चन तथा जार्ज बन्ना के श्रीधर पाठक है, जबकि ससई श्रृंगार तथा प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 17 काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिनमें प्रमुख है भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, होली, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी। ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है? तो इसमें भिश्ती है। ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले में भिश्ती खरीदता है। ईदगाह प्रेमचंद को उर्दू में लिखी गई कहानी, ये प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी में एक है। इनमें एक अनाथ बालक हामिद की कहानी का चित्रण किया गया है। बाकी अमीना, मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, शम्मी ये सभी हैं ही। नूरे वकील है, लेकिन नूरे इसमें वकील है, महमूद सिपाही है, शम्मी धोबिन है। रीति संप्रदाय के बारे में, रीति साहित्य के बारे में बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है। रीति कविताएं पाठकों में सामाजिक चेतना का भाव भी पैदा करती है। रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से मयसी नहीं बन पाई है। रीति कवि दरबारी मनोवृत्ति से परिचित होने पर राजाश्रियों से विमुख होने लगे हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्रमशः देखें तो रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है तथा रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से मयसी नहीं बन पाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार, आलोचक तथा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी आलोचनात्मक कृतियों में सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 40, कबीर 1941, आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास का ललित 1969, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1957 है। अब आप इस वसंत को ही लो, यह दिन को तात की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों शुक्तले धूप में सींचने के लिए लटकता है, लटकाता है। तो इसमें मोचीराम वसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है। उपयुक्त पंक्तियां जो है कविता से ली गई है और मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है। उपका पंक्ति धूमिल कृत मोचीराम कविता से उद्धृत है। सुदामा पांडे धूमिल हिंदी की समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में एक हैं। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे कविता संग्रह पर धूमिल को 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु के साहित्य की, यानी अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की जो साहित्य संबंधी अवधारणा अगर देखें तो इसमें दिया है साहित्य की सामाजिक भूमिका जो है ये होती है।
यानी अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है कि साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। अंधेर नगरी जो कि 1881 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का लोकप्रिय नाटक है, 6 अंकों में है ये नाटक। विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था भी करारा व्यंग करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते हुए दिखाया गया। भारतेंदु इसकी रचना नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अन्य मौलिक नाटक वैदगी, हिंसा सनावती 1873, विशेष विश्वोद्यम 76, प्रेम जोगनी 75, चंद्रावली 76, भारत दुर्दशा 80, नील देवी 81, सती प्रताप 1883। पहला है कि मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है, क्योंकि निश्चय का मानना है कि ईश्वर के बगैर असंभव है। एक तो कह रहे कि मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है, दूसरा कह कि निश्चय का मानना है कि ईश्वर के बगैर असंभव है। इन दोनों में ये समझना पड़ेगा कि क्या है। तो ये जो दिया है कि मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव, ये कहना गलत है, क्योंकि निश्चय का मानना है ईश्वर मर गया है। तो ये जो है पहला सही नहीं है, लेकिन आठ सही है। निश्चय कहता है कि ईश्वर मर गया है, और मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के बगैर असंभव है, ये असत्य है। वो ऐसा नहीं मानता, वो तो कहता है ईश्वर मर गया। शिव शंभू की चिट्ठियों की विशेषताओं में देखें तो शिव शंभू की जो चिट्ठी की विशेषता, इनमें जो है भारतीय राजनीति की उपेक्षा, राजा प्रशस्ति का गायन, राज प्रशस्ति का, अंग्रेजों का कुशासन, भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिशोध। तो देखिए, भारतीय जनता उस समय प्रतिशोध ले रही कि नहीं, उत्तर का सही चयन करना है। तो शिव शंभू के चिट्ठे में जो है, शिव शंभू के माध्यम से जिस तरीके से एक चिट्ठे के द्वारा लिख लिख के अपनी भाव अभिव्यक्ति करते हैं, तो इसमें जो है विशेषता है कि इसमें जो है अंग्रेजों का कुशासन और भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा जो प्रतिशोध है। श्री शंभू की चिट्ठी निबंध बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा था, और गुप्त जी ने ही शिव शंभू के कल्पित नाम से लॉर्ड कर्जन के शासन में भारतीय जनता की जो दुर्दशा है उसको प्रकट किया था। चिट्ठी में उस समय की गुलामी और कर्जन की जो निर्मम क्रूरता थी, उस क्रूरता को जितने सटीक से वो बयां कर सके उतनी सटीक से उन्होंने किया है। संस्कृति के 4 अध्याय के पहले अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है? आर्य द्रविड़ संबंध, भक्ति की प्राचीनता, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, हिंदू संस्कृति की पहचान और शक्ति। तो देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में पहले अध्याय में आर्य द्रविड़ संबंध तथा हिंदू संस्कृति, पाचन शक्ति के विषय पर चर्चा हुई है। संस्कृति के 4 अध्याय हिंदी के विख्यात दिनकर जी की जो है रचना है, और इसमें सर्वेक्षण जिसके लिए 1959 में इनको साहित्य अकादमी से सम्मानित भी किया गया था। करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज देहलू सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निवर न सबरे सो दुख पावा। ये पंक्तियां हैं करो मोहम्मद करके उस्मान जायसी, नूर मोहम्मद कुतबन का। तो ये पंक्ति किससे ली गई, कौन से सूफी कवि से ली गई है? करो मोहम्मद शाह बखानो, सूरज देहली सुल्तानो। तो नूर मोहम्मद का है ये पंक्ति। और नूर मोहम्मद के समकालीन अगर देखें पंक्तियां जो है उन्हीं के समकालीन है। इन्होंने फारसी भाषा में रौजूतल हकायक ग्रंथ की रचना की, अवधी में इंद्रावती, अनुराग वासी की रचना की, जबकि मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत की, और कुतमत ने मृगावती की, उस्मान ने चित्रावली की। पंजाब, पूर्णिया, सिपालगंज, गंगौली। तो क्रमशः अगर देखें तो जो पंजाब है, पंजाब का जिंदगी नामा है, पूर्णिया का मैला आंचल, सिपालगंज राग दरबारी, गंगौली आना गाँव। प्रकाशन वर्ष में देखें तो साइंस एंड पोएट्री, द सेक्रेड वुड, बायोग्राफिया। तो क्रम से लगाएं तो बायोग्राफिया लिटरेरिया जो 1817 में है, द सेक्रेड वुड 1920 में, द सेक्रेड वुड है, साइंस एंड पोएट्री 1926 में है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में है। विजय देव नारायण शाही, अज्ञेय, रामस्वरूप चतुर्वेदी, निर्मला जैन। अगर इन्हें में क्रमशः मिलाना है तो विजय देव नारायण शाही जायसी की रचना, अज्ञेय हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, रामस्वरूप चतुर्वेदी कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, निर्मला जैन हिंदी आलोचना का 20वीं शताब्दी। आयो घोष बड़ो व्यापारी, ला दिखे गुण ज्ञान जग के ब्रज में आय उतारी। इसमें क्या कहना है, तो अनाज फटकने से निकला हुआ कदन, फाटक का मतलब क्या है कि अनाज फटकने से निकला हुआ कदन, इसका ये अर्थ था। बाकी इस तरीके से आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे गद्यांश के। इन पंक्तियों को सबसे पहले आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है, पंक्ति पढ़ना है, पंक्ति से फिर गद्यांश पे आना है, उत्तर अपने आप निकल आएगा। जैसे श्रोता सुंदर शब्द का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं, तो यहाँ पे श्रोता से संबंधित ये जो पंक्तियां दी गई है इसमें आपको साफ साफ लिखा होगा कि इसका क्या मतलब निकलता है। जैसे यहाँ पे दिया अर्थ कि यह अर्थ ग्रहण की सामान्य रीति है, सुंदर, प्रतिभा अभ्यास और अर्थ ग्रहण। तो आपने जो है जब काव्य भाषा पढ़ते हैं तो प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास के बारे में पढ़ते हैं ना, तो आपकी हिंदी से ही पैरा उठा के देता है। तो ये अर्थ ग्रहण की समान रीति, प्रतिभा अभ्यास और अर्थ ग्रहण की विशेष योग्यता के बाद कोई कोई श्रोता शब्द का सामान्य से अलग अर्थ लेता है। तो ये उसका मतलब निकल के आ रहा है। हृदय में जो तरंगित सौंदर्य के विशेष रूप को लेखक व्यक्त करने में अक्षम है। क्यों अक्षम है? तो आपने इसको पढ़ लिया अक्षम है, फिर उस पे गए तो आपको पता चलेगा इसलिए है
क्योंकि उसके पीछे कार्य हृदयगत भाव को व्यक्त करने की उसकी एक योग्यता नहीं है। अगर हमारे हृदयगत भाव तो एक कवि के अंदर वो चीज़ें होती हैं जो सबके सामने अपने हृदयगत भाव को रख देता है। सामान्य आदमी अनुभूत सौंदर्य का क्या करता है? साधारण भोक्ता होता है। सामान्य आदमी कोई कवि थोड़ी होता है। वो हर एक चीज़ का साधारण भोगता है, वही कवि वगैरह उन्हीं चीज़ का अलग अर्थ निकालते हैं। फिर देखिए साधारणीकरण क्यों? तो कवि साधारणीकरण क्यों करता है? तो ये सब आपके भारतीय काव्यशास्त्र से जो है यहाँ पे पैरा पूछा गया, कुछ अलग नहीं पूछा गया है। तो भारतीय कवि साधारणीकरण क्यों करता है? ये विशेष के सहज अर्थबोध के लिए विशिष्ट को साधारण बनाता है। शब्द सदा सामान्य अर्थ व्यक्त करते हैं क्योंकि सामान्यतः समान अर्थ में ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द का विशेष अर्थ प्रयोग और परिस्थिति पर डिपेंड करता है। यहाँ पे फिर दिया है कि विवाह के व्यवसाय में स्त्री की विद्या पाशंग बने हुए ढेले के सामने जो तुला को दोनों ओर समान रूप से गुरु कर देता। तो यहाँ पे स्त्रियों की जो दशा है कि कैसे वो एक सीमित दायरे में रह जाती है, पुरुष प्रधान समाज में अपना स्थान नहीं बना पाती। विवाह से संबंधित उनकी विवाह होने के पश्चात उनकी जिम्मेदारियां कैसे बढ़ जाती थी, ये पूरा जो है पद्यांश उसी से है कि उपरोक्त अवतरण के संदर्भ में सही कथन है कि विवाह प्रथा में पढ़ी लिखी लड़की अपने मायके और ससुराल का गौरव तो बढ़ा देती है, पर अपने व्यक्तित्व के जो भीतरी विकास उसका उपयोग नहीं कर पाती है, क्योंकि बहुत सारे सामाजिक दायरे उसके सामने रख दिए जाते हैं। फिर अवतरण के आधार पे आपको बताना कौन सा कथन सही है ना? तो घर का दायित्व निभाने में गृहिणी के अधिकार और इच्छा का सम्मान, तो इस तरीके से इसे नहीं करा रहे हैं, है ना? ये चीज़ अपने से आप जब जो भी आएगा आपका, आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये प्रैक्टिस सेट जो है 2021 वाला खत्म करते हैं। जल्द ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। आप शुक्ल की सीरीज को करते रहिए, बाकी सिलेबस में बहुत कुछ कराया गया, उनको पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही।